टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। बहुत सिंपल टॉपिक और न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके बेस पे। डेंसिटी सबको पता है क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सिंपल सा फॉर्मूला। अब देखिए वॉल्यूम भी पता है, मास भी पता है यूनिट सेल का, बस उसकी एक फॉर्मूला ड्राइव करना है उसका, वो देख लो, बहुत सिंपल है। ये यूनिट सेल है, सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, ये यूनिट सेल है। अब इसका मास ऑफ यूनिट सेल, इस पूरे का मास देखना है। अच्छा, इसका मास डिपेंड करेगा इसमें एटम कितने हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, पूरे का वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम तो सिंपल ऐसा लिया जाता है कि ये एच है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, वो क्या होता है ए क्यूब। तो वॉल्यूम का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। देखिए वॉल्यूम में ये नहीं लेते कितने एटम जुड़े हुए हैं, वॉल्यूम में लेते हैं कितनी जगह है। एक ग्लास लिया आपने, उसका वॉल्यूम कितना है, ग्लास सिलेंडर की फॉर्म में है, पाई आर स्क्वायर एच। अब वो उसके अंदर पानी कितना है कितना नहीं है उससे मैटर नहीं करता, उसका वॉल्यूम पता लग गया तो हम ये बोल सकते हैं इतनी जगह है। अब उसमें अंदर थोड़ा पानी डालो, ज्यादा डालो, डजेंट मैटर। तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है। हाँ, मास का फर्क होता है कि उसके अंदर कितना मास है। तो मास डिपेंड करेगा यहाँ पे एटम्स कितने जुड़े होते हैं क्यूब में। ओके, तो कैसे निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें एटम कितने जुड़ेंगे। ये देखिए, अब आपको पता होगा कॉर्नर्स में एटम होते हैं, एफसीसी में फेसेस पे होते हैं, बीसीसी में बेस में भी, बॉडी में भी होता है, एच सेंटर में एच में होता है, हेक्सागोनल में क्या होते हैं, तो वो सारा पता है। तो हम एक जर्नल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर अकॉर्डिंगली हमें जो स्ट्रक्चर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे नंबर ऑफ एटम्स पुट कर देंगे। तो Z ले लेता हूं मैं, दैट इज एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। ये वही एटम पर यूनिट सेल है जो क्यूब में हमने निकाले थे, जिसके केस में क्यूब में क्या होता था, 1/8 इंटू 8 एक एटम आता था। एफसीसी में कितना आता था, 1/8 इंटू 8 प्लस फेस पे लगे होते थे 6 शेयर्ड बाय 2, तो 4 आते थे। ये वही चीज है जेड, ठीक है, तो बार बार मैं ही बता रहा मैं ये। अच्छा, अब यहां पे ये मैं निकालता हूं एक एटम, इस एक एटम का मास मुझे चाहिए। देखिए कैसे, आपको पता है किसी का भी मोलर मास, किसी का भी मोलर मास हम कैसे लिखते हैं, ग्राम पर मोल। मोल मोलर मास इज रिटन एज ग्राम पर मोल। इसका क्या मतलब होता है कि एक मोल का मास है ये, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं हमें ये भी पता है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। इतने एटम होते हैं एक मोल में, या किसी का मोलर मास में इतने एटम पाए जाते हैं, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर एवोगैड्रो नंबर जितने एटम्स होंगे, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है। स्टार्टिंग के लेक्चर्स में सॉलिड सॉल्यूशन में भी बताया हुआ है, +1 में भी बताया हुआ है। तो आप फिलहाल याद रखें, मोलर मास किसी का भी, उसी के अंदर इतने एटम्स होते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। देखिए ये कितने एटम है, इतने सारे एटम है, तो मुझे एक एटम चाहिए। एक एटम के लिए क्या करूंगा, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो हो जाएगा मोलर मास अपॉन, इसको मैं 6.023 को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये क्या आ गया, मास ऑफ वन एटम। सिंपल सी बात। ये पूरे मोलर मास का मास है, इन इतने एटम का मास है, इसको ऐसे कंसीडर करो, इतने एटम का मास ये होता है, मोलर मास होता है। जैसे 12 ग्राम एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का मास 12 ग्राम है फॉर कार्बन। फॉर कार्बन, नाइट्रोजन के केस में इट इज 14 ग्राम, ऑक्सीजन के केस में इट इज 16 ग्राम एटम्स। तो m हो गया मोलर मास और ये हो गया एटम। इसको हम एवोगैड्रो नंबर को डिनोट कर देते हैं n से, Na, ठीक है, नोटेशन है बस, बुक में फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है इसलिए। तो ये आ गया मास ऑफ वन एटम, दिस इज मास ऑफ वन। एक एटम का मास ये है। अब मेरे क्यूबिक यूनिट में जितने एटम लगे होंगे उतने एटम से मल्टीप्लाई कर दो, मास उतने एटम का आ जाएगा, है ना। जैसे एफसीसी की बात करता हूँ, एफसीसी में आपको पता है 8 कॉर्नर्स में है, तो शेयर्ड बाय 8, 6 फेसेस है शेयर्ड बाय 2, तो 4 एटम होते हैं। तो एक एटम का मास ये है, ये एक एटम का मास है, तो 4 एटम का मास क्या होगा, इंटू 4। क्लियर है मेरी बात। तो मास ऑफ वन एटम ये है, तो मास ऑफ
Z एटम कितना होगा, Z एटम, क्योंकि मैं Z लेके चल रहा हूँ ना, मेरे को नहीं पता कौन सा स्ट्रक्चर है, BCC है, FCC है, क्या है, मैं इन जनरल फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, उसको अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स में पुट कर दूंगा। तो मास ऑफ Z एटम क्या होगा, इनटू Z हो जाएगा ये बाय Na। तो ये आ गया मास ऑफ Z एटम, ये मास ऑफ Z एटम, और यू कैन राइट मास ऑफ यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में एटम है उनका मास। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, डेंसिटी इज व्हाट, इसको रो से डिनोट करते हैं ऐसे, डेंसिटी मास, ये निकाला हमने एवोगैड्रो नंबर, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो ए क्यूब, क्यूब की फॉर्म है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब लिख लो या वी लिख लो, फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे m क्या है, m इज मोलर मास, m इज मोलर मास। z क्या है, रैंक बोल लो इसे, या एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम जुड़े हुए हैं। एंड Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और A क्या है, एज लेंथ, A क्या है, एज लेंथ। ओके, तो इसके बेस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो ट्राई करते हैं की क्या क्या वैल्यू लेनी है। अब आपको पता है अगर सिंपल क्यूब होगा, सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब में z का वैल्यू क्या होता है, 1, z का वैल्यू 1। और अगर FCC होगा, FCC में 8 कॉर्नर्स 6 फेसेस पे, तो उसके लिए क्या होता है 4। और अगर BCC होगा, बॉडी के लिए, सेंटर के लिए, उसके लिए कितना होता है 2, एक बॉडी में बाकी कॉर्नर्स में। तो z की वैल्यू ये याद रखनी है आपने। तो क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। मैं स्कैन कर रहा हूँ, वेट। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, सिल्वर फॉर्म CCP लैटिस, CCP क्या था ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इट इज सेम एज FCC, CCP एंड FCC इज सेम, FCC CCP इज सेम। इसके लिए Z क्या होता है 4। क्रिस्टल शो दैट इट्स एज लेंथ ऑफ a unit cell is 406.5 पिकोमीटर, दैट मींस A दे दिया 408.6 पिकोमीटर। अच्छा, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 में, चेंज करेंगे आप इसे मीटर में, 10⁻⁻12 मीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिल्वर एंड एटॉमिक मास, आपको यूनिट दे दिया सिल्वर का। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज व्हाट, Z इंटू m अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब, यही होता है। तो Z का वैल्यू 4, m मोलर मास 408.6 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, सॉरी मोलर मास इज 107.9, 107.9 है ना, आई एम कंसिडरिंग 108 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब, A कितना है 408.6 इंटू 10⁻⁻12 का क्यूब, ये डेंसिटी है। तो कैलकुलेशंस रहेगी थोड़ी सी, चलो कैलकुलेशंस भी सिखाता हूँ आपको। देखो 4 इंटू, थोड़ा अप्रॉक्स में जाएगा आंसर, 108 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, अब देखो 408.6 है, 408.6, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 407 ले रहा हूँ, और ये क्यूब है तो इसका मतलब 407 आपका 3 टाइम्स है, 407 आपका 3 टाइम्स है, और 10⁻⁻12 की इंटू 3, ये भी 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 36 हो जाएगा ये। ठीक है, 30 - 36। तो पहले तो 10 की पावर्स को यूज करो, 10 की पावर्स, ये 23 है, ये 36 है, तो 23 - 36, 7 30 6 13 रहता है ना, 13, तो 400, ये तो 13 रह गया। अब ये 407 भी नहीं जाता,
सॉरी, इसको राउंड ऑफ करके 409 आएगा, आई एम रियली सॉरी, 409, 0.6 को राउंड ऑफ करेंगे ना, 409, 409 आएगा, 10 रेज पावर 36। अब यहाँ पे भी थोड़ा अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, 6.023 है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जा रही है तो मैं इसको 6 यूज कर रहा हूँ। और ये देखो 409, 409, ये तो 3 टाइम्स आएगा ही आएगा। अच्छा 23 और माइनस 36 कितना हो गया, 10 रेज पावर माइनस 13 इंटू 409 इंटू 409 इंटू 409। ना 409 कैंसिल होता है, ये कैंसिल होता है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4 इंटू ये 10 रेज पावर 13 ऊपर चला गया, प्लस में हो जाएगा 10 रेज पावर 13। ओके, अब आपके पास क्या बचा, 409 इंटू 409 इंटू 409 इंटू 4 इंटू 54 बाय 409 के पावर 3। यहाँ पे आप अप्रॉक्स क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी अप्रॉक्स नहीं चल सकता, 4 से ही कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 4 4 जा 16, 1 ऊपर 4 5 जा 20, 216, और 409 को आपको 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यू हैव टू मल्टीप्लाई 409 3 टाइम्स। हाँ, इसमें एक चीज क्या कर सकते हो वो मैं बता सकता हूँ कि आप पूरा आंसर एंड तक ना निकालो, सिर्फ इसको 3 कैलकुलेशंस तक छोड़ दो, मतलब 409 इंटू 409 तो आपका कहता है 167281, और इंटू फिर 409 वो आपका समथिंग 68। अच्छा एक चीज और, सॉरी एक चीज और, हाँ ये कर सकते हैं, देखो मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, डेंसिटी वाला मैंने न्यूमेरिकल इसीलिए अलग करा, इसीलिए अलग करा, यस डिवाइड बाई 3 भी है, डिवाइड बाई 3 भी है, यस यस मुझे पता लग गया। मैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो एक चीज आ रही है दिमाग में, ये सारा आंसर हमारा मीटर क्यूब में आ रहा है, ये मीटर क्यूब में आ रहा है, क्यों रीजन, ये देखिए ये 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर में था, है ना, 10 रेज पावर माइनस 12 मीटर में है, तो आपने जो डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी जो आपने निकालनी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, सेंटीमीटर में जाना चाहिए आंसर। अब यहां से मैं आपकी कैलकुलेशन आसान कर दूंगा, यहां से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कैसे, अब ये सारे मीटर में है, मीटर एक बार 1 मीटर है, या 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, और 3 मीटर लगे हैं तो 3 बार 100 आएगा, यहाँ पे 3 मीटर लगे ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, हर एक के साथ मीटर मीटर है, तो 3 बार 100 आएगा। अच्छा डिवाइड बाई 3 भी था ये जो नीचे बचा था, 54 की जगह 18 आ जाएगा। हाँ 54 की जगह यहाँ पे आप 18 लगा दो, 54 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया 18 इंटू 4, ये हो गया 100, यहाँ पे ये 409 वाला आपका बस कैलकुलेट रहेगा, 14 8 आपका 72 हो गया, बाय ये देखो 2 जीरो 6 जीरोस तो कैंसिल होगी यहाँ पे, तो सिर्फ आपके पास कितनी बची, 6 7 जीरो बची यहाँ पे, बाय 409, 409 3 टाइम्स, ये आपका फिर मेरे को लगता है कैलकुलेशंस पे रहेगा ही रहेगा पार्ट, 409 409 409, ये आपका कैलकुलेशन में रहेगा पार्ट आई थिंक। तो ये हमारा वैसे सॉल्व करके कितना आ रहा था, 68417929 इंटू 10 रेज पावर 7। अब देखो और कैसे कर सकते हैं, 7 2 7 जीरो है, 2 4 6 7, और किससे डिवाइड हो रहा है, 68417929, इससे डिवाइड हो रहा है ना। तो एक तो ये तरीका कि यहाँ डिवाइड कर लो, एक मैं आपको यहाँ पे ये देखो, एक स्टार्टिंग से एक चीज और बताता हूँ, मेरे दिमाग में बारी 400, यहाँ पे आपका बचा था ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा था, 18 इंटू 4 दैट इज 72, ठीक है करेक्ट। अब ये जो 10 की पावर 13 है ये ऐसे रहने दो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 से डिवाइड होने हैं सारे, सॉरी मल्टीप्लाई ही होने थे, नहीं नहीं मल्टीप्लाई होने थे, ठीक है यही करना पड़ेगा आपको, इसको आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट एक दो फिगर तक आप ये ले जाओ। तो देखो एग्जैक्टली कितनी जीरोज है यहाँ पे, 3 6 9, 9 बार है, यहाँ कितने 3 6 8 बार, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, अगर आप इसको 10 से करोगे तो 6841799290 तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सीधा 10 से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका,
0 0 10 में से 9 गए, 9 में से 2 7 0 2 8 5 3 ऐसा कुछ बचेगा, तो पॉइंट समथिंग लगेगा। तो 35 आप देखोगे आगे 5.5 पे जाएगा, तो इतना छोड़ दो बस, 10.5 पे यहाँ पे छोड़ दो, तो इसका आंसर आएगा आपका 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। देखो जहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं मतलब उतना इजी कर सकते हैं, वो मैंने अप्रॉक्स लगा दिया, सिर्फ दो से ज़्यादा अप्रॉक्स आप लगा नहीं सकते। एक अप्रॉक्स ये लगाया मैंने 6 ले लिया, एक इसको राउंड ऑफ करके ये ले लिया, और 10 की पावर्स अलग कर ली, और जो बचा वो लास्ट में आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और एग्जाम में क्या करो, सीबीएसई के लिए मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूँ, क्या करो कि आप मल्टीप्लाई यहाँ तक कैलकुलेशन करके छोड़ दो, बस इतना छोड़ दो, 2-3 लाइनें यहाँ पे आप छोड़ दो, इसको यहाँ पे आगे मत करो, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब आपके पास बीच में टाइम मिलेगा, आपको लास्ट में टाइम मिलेगा जब रिवीजन करोगे, तो वहां पे जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेना, नहीं तो अभी आप स्टार्टिंग में करोगे कैलकुलेशन, आपको टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जेई और नीट में ऐसा कुछ नहीं आने वाला जिसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हो, पहली बात। ठीक है, सीबीएसई में आ सकती है क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सोडियम हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है तो डी जेड का वैल्यू इसका आपको पता है 2 होगा, विथ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज 365.9। अब बॉडी स्ट्रक्चर में, बॉडी वाले स्ट्रक्चर में, अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको तो डेंस नेबर डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो आपको बीसीसी में मैंने आपको बताया था जो बॉडी का यहाँ पे होता है एक, और एक मैंने आपको लाइन ऐसे ऐसे खींच के बताई थी, ये ए है ये डी है, और मैंने वॉइड का एग्जांपल दिया था कि एक दो वॉइड मिलते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऐसे लाइन ड्रॉ करके बताई थी मैंने, ये वॉइड थे दो, यहाँ भी ये था, ये डी बताया था मैंने, और मैंने आपको कहा था हर एक के साथ टेट्राहेड्रल वॉइड का, ये दो वॉइड थे और बीच में सेंटर में एटम था, ये एटम था ये था। ठीक है, तो मैंने कहा था बॉडी में जो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस होता है वो √3 का डिस्टेंस बताया था मैंने आपको, इसका हर एक का √3/4 तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना हुआ, ये बताया था ना आपको, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है यहाँ पे, तो हर एक का डिस्टेंस √3/4 था, तो एक का कितना होगा √3/4, तो दो का कितना हुआ √3/4 इंटू 2, तो आता है √3/2। तो आप याद रखिए बीसीसी में जो एटम नेबर्स का मतलब जो आपस में नेबर्स हैं एटम्स, उसका डिस्टेंस क्या होता है √3a/2 बीसीसी में। तो ये आपको दे रखा हमें कितना 365.9 बीसीसी स्ट्रक्चर में, अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे वहां पे देखना एटम्स के बीच का ये डिस्टेंस बना रखा था, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा हमारा। अब मैं फिर इसको अप्रॉक्स ले लेता हूँ, ये 365.9 है, मैं इसको 366 ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 366 इंटू 2/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे ताकि अप्रॉक्स मार सके। कैलकुलेट द डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या, z इंटू एम बाय a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। नाउ व्हाट इज Z2, m इज मोलर मास, किस चीज का दे रखा है ये, सोडियम, सोडियम का मोलर मास 23 बाय a क्यूब, a वॉल्यूम ये रहा जो ऊपर निकाला, देखो अब इसको कैसे लेंगे 366 इंटू 2/√3 का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो को तो हम 6 ही कंसीडर कर लेंगे, काफी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती है नहीं तो 2 इंटू 23, अच्छा ये क्यूब वाले को देखो 366 3 टाइम्स होगा, और ये 2 भी 3 टाइम्स होगा 8, अच्छा ये √3 भी 3 टाइम्स होगा, ये ऊपर चल जाएगा, जो नीचे वाला √3 है ये ऊपर चल जाएगा, √3 3 टाइम्स अपॉन 6.06 ही ले रहा हूं मैं इसको 10⁻20 स्पीड। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस है, देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखिए 2 3 जा 6, ये तो कैंसिल दिखता है, अच्छा √3 और √3 3 बनाते हैं, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ओके √3 से √3 कैंसिल। अब ये आंसर हमारा
किस में यूनिट देख लेते हैं। ए के यूनिट क्या दे रखे हैं, पिकोमीटर दे रखे हैं। देखो अगेन फिर वही बात आ गई ना, पिकोमीटर। तो इसका मतलब ये जो आंसर आया होगा पिकोमीटर में आया होगा, है ना। और पिकोमीटर आपको पता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो इसके साथ लगेगा इंटू 10⁻⁻12 थ्री टाइम्स कितना हो जाएगा 36। 36 और 23 सेम वही बात आ गई। ये ऊपर चल जाएगा कितना 10⁻23 माइनस 36 13 होता है, ऊपर जाके +13। नीचे आपका बचा 366 इंटू 366 इंटू 366 इंटू 8। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब एक और अप्रॉक्स मारने लगा हूं मैं, ध्यान से देखना। ये 8 3 24 होता है, पर यहाँ पे कितना है 23। मैं इसको 3 से काट देता हूँ, मेरा आंसर में गड़बड़ आएगा, मैं एंड में एडजस्ट कर लूंगा। मेरी कैलकुलेशन लंबी जा रही है इसलिए कर रहा हूँ मैं। 8 3 24 है, तो मैंने 3 से ही कैंसिल कर दिया। 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 2 6। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कम हो गया, तो आपके आंसर में लिटिल बिट थोड़ा सा फर्क आएगा, बट अवॉइड इतना चल सकता है। अच्छा इनटू ये मीटर में चल रहा है, तो 100 में भी इसको 2 बार 100 से करना, 3 बार 100 से करना पड़ेगा, और ये कैंसिल होगा हमेशा ही। कितना रहेगा 10⁻6 रहेगा, 7 10⁻7 रहेगा। और इधर 122 इंटू 366 इंटू 366। ठीक है। अब कई बच्चे 10 को लेके 5 इंटू ऐसे कर लेते हैं, बट वो भी थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर अप्रॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा। आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो 10⁻7 से डिवाइड कर दो, ये भी आपका 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। ये 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन देखना 1.4 के अराउंड 4 7 9 8 ऐसे कुछ के अराउंड आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे। अगर आपको यूनिट्स, ध्यान से, ये यूनिट्स पिकोमीटर दे रहा है, ठीक है, पिकोमीटर देख रहा है, तो आपने जो आंसर निकालना है डेंसिटी का, जो डेंसिटी का आंसर निकालना है आपने, वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। ये ध्यान रखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और यूनिट्स पिकोमीटर दे दिया हो तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। अगर आपने इसको सेंटीमीटर में करना है, तो एक पिको सीधा ही लिख सकते हो, मतलब वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा ही सेंटीमीटर में ये लिखते हो। 1 पिकोमीटर सीधा सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा एक होता है माइक्रोमीटर, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर। माइक्रोमीटर ये होगा 10⁻⁻6 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में लेना चाहोगे तो दिस इज 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। माइक्रोमीटर के भी यूनिट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा। मैंने अप्रॉक्स मारा है, थोड़ा सा डिफर जरूर करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका 1.5 कुछ आ रहा है, मेरा 1.47 कुछ आएगा, तो राउंड ऑफ करके यही बनता है। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स मत मारना, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा नहीं तो। क्लियर हो गया यही बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, एवोगैड्रो नंबर निकालना है। एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता है हमारे को वही आएगा जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 दिस। बट ये आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें ना आयनिक कंपाउंड है, देखो आयनिक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं आपको NaCl, ZnS, CHCl, CaF2 इनके स्ट्रक्चर्स कराने वाला हूँ, इनके स्ट्रक्चर्स। तो उनमें मैं आपको स्ट्रक्चर्स में बताऊंगा कि इनमें जो Z है वो कैसे निकालते हैं, रैंक पर यूनिट सेल। जो अभी तक हमने करे हैं वो FCC BCC है ना। इनमें Z जो होता है, इनमें जो Z होता है वो उसका अलग फॉर्मूला होता है, दैट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल। इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली ये मतलब है कि Na और Cl कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और आपस में कितनों के साथ जुड़े होते हैं, वो आपस में कितनों के साथ जुड़े होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही आपको बताऊंगा सॉरी Na प्लस आयंस और Cl माइनस कहाँ कहाँ होते हैं और ये कैसे इसका Z निकाला जाता है। ठीक है,
तो फिलहाल आपने याद रखना है NaCl ZnS के लिए Z का वैल्यू 4 होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा ये 4 कैसे आया। CsCl के लिए Z का वैल्यू 1 रहता है। तो ये आपके सिलेबस में 6-7 ही हैं आयनिक कंपाउंड, उन्हीं का हमने करना है, आपको उसी में से आ जाएगा। हाँ बाकी उस जैसे होंगे, जैसे ये आपका ग्रुप फर्स्ट का है, ग्रुप फर्स्ट का ना ये, तो वैसे से मिलते जुलते होंगे जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये 6-7 कर लेंगे, सफिशिएंट है फॉर जेई एंड नीट बोथ। सीबीएसई के लिए तो वैसे ही सफिशिएंट बहुत है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसमें रीजन क्या है, आपने इसमें सिर्फ फॉर्मूला वैल्यू पुट करना है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता, आंसर सेम आएगा। अच्छा इसमें एक चीज और, इसमें जो आपकी एज लेंथ होती है, जो एज लेंथ है ए, वो भी आपने याद रखनी है। जो ए होती है दैट इज एज लेंथ, वो 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये एज लेंथ होती है इसमें 2a दिस। ये क्यों, क्योंकि ना ये स्ट्रक्चर आप जब करोगे ना तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए, कहीं आपको आयनिक कंपाउंड दिख जाए और उसकी डेंसिटी आपको निकालनी हो, तो आप बोलोगे आपने वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको देखूं, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है NaCl की, कितनी डेंसिटी है 2.165 डेंसिटी दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन Na एंड Cl कितना दे दिया 281। तो एज लेंथ कितनी हो जाएगी A, 281 इंटू 2 दैट इज 2116 562। तो ये आपकी एज लेंथ आ गया, ये A आ गया। डेंसिटी पता है, मास, मोलर मास आपको पता है कैसे निकालते हैं, NaCl का सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 58.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास भी आ गया, डेंस ए भी आ गया, डेंसिटी भी पता है, तो जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या डेंसिटी इज व्हाट, m इंटू जेड बाई ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी आपको दे रखा है 2.165, मास आपने निकाल लिया 58.5। जेड इसके लिए क्या लिया हमने 4 NaCl का मैंने बताया। ए क्यूब कितना है 562 पिकोमीटर में दिया ये, तो 562 इंटू 10⁻⁻10 कर लो, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा का क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन चेक करके दिखा देना पेपर में, अगर आ गया क्वेश्चन, और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है यही आना है, और तो चेंज एवोगैड्रो नंबर थोड़ी चेंज होगा, उसका वैल्यू तो सेम ही आना है। तो ये आयनिक कंपाउंड के लिए आप लोग ध्यान रखिए। ये आपका रीजनिंग मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। क्या बोला है मैंने, Z क्या होता है, Z होता है 4 फॉर NaCl एंड ZnS, और Z होता है 1 फॉर CsCl, ये याद रखना है। और इन केस में A क्या होता है एज लेंथ, वो कैसी होती है 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन आयंस, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन आयंस, सॉरी। फॉर CsCl एज ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो इसने आपको पहले ही बता दिया कि CsCl का क्या है क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब Z का वैल्यू तो 1 ही होगा, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बोल रहा है। डेंसिटी आपको दे दिया कितना 3.99। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Cs एंड Cl नेगेटिव, तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो आपको मैंने अभी बताया कि जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा एज लेंथ। क्या निकालना पड़ेगा, एज लेंथ। ओके, अब एक चीज इसमें जो समझने वाली है वो क्या है कि पहले तो एल निकालते हैं, सॉरी ए निकालते हैं, Z इंटू एम इंटू आ गया आपका Z ए क्यूब बाई एवोगैड्रो नंबर। ए क्यूब की कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं। डेंसिटी कितना है 3.99। एम मास, मोलर मास, किसकी बात कर रहा है CsCl की, CsCl का। ठीक है, इसका मोलर मास, इसका आपको गिवन होगा CsCl का, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अच्छा ये गिवन, Cs का 133, क्लोरीन का 35.5। ओके, तो ये कैलकुलेट करके आता है आपका 133 35.5 8 6 168.5। और Z क्या होगा CsCl के लिए 1, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक बोल दिया तो मैंने 1 लगा दिया। अच्छा ए क्यूब नहीं पता मुझे,
और दिस इज एवोगैड्रो, मैं 6 ही ले लेता हूँ सो दैट मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ए क्यूब का वैल्यू हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा, ए क्यूब का वैल्यू कैसे निकलेगा? वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए क्यूब ऊपर चला गया, आ गया 168 बाई 3.99। कंसीडर क्या कर लेंगे, 4 इंटू 6 इंटू 10 रेस्ट पावर 23। ठीक है, ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, 23 का क्यूब नहीं होता, सबका क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पे। कैलकुलेशन चलो कटिंग कर सकते हैं, कर लो। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये भी कैंसिल हो गया। 6 1 जा 6, 2 6 4 जा 24, 14 बचा। 14 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23, ये ए क्यूब का वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखो, अच्छा एक 2 भी है, ये वाला देखो, ये 2 भी बचा हुआ है, ये 2 7 से कैंसिल हो गया, 7 बचा, ये 7। अब देखो क्यूब रूट जाएगा, 23 का तो क्यूब रूट होता नहीं, मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करके आपका क्या बने 23, ऐसा नहीं है। हाँ 24 का होता है। कैसे? 24 का 8 3 जा 24 है ना, 8 का बन सकता है ना, 2 का बना सकता हूँ मैं कुछ। तो मैंने क्या करा, देखो इधर ये a इधर गया 7 इंटू 10 रेज पावर माइनस 23। इसको रुको, पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। 10 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे क्या हुआ, ध्यान से देखना, सिंपल बता रहा हूँ क्यूब रूट कैसे निकालूं। 10 इंटू 7 क्या हुआ, 70। अच्छा ये 10 नीचे है, ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, -24। अब देखो ए क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 70 इंटू 10 रेज पावर माइनस 24 का क्यूब रूट। जब ये क्यूब वैल्यू उधर जाती है तो क्यूब रूट बनता है। 3 है ना, पावर उधर जाके 1/3 होती है। अब ये दोनों की पावर 1/3 अलग हो जाएगी, इसकी पावर 1/3 अलग, 10 रेज पावर माइनस 23 की पावर अलग। ये देखो, ये मैंने 24 इसलिए किया था, अब ये देखो इजीली कैलकुलेट होगा। नहीं तो 23 का क्या करते आप, है ना, क्या करते उसका, पॉसिबल नहीं था उसको सॉल्व करना, इसलिए मैंने 24 ले आया, 3 से डिवाइड हो जाता वो। तो 70 का क्यूब रूट इंटू 10 रेज पावर माइनस 8। 70 का क्यूब रूट बहुत सिंपल है, कैसे, अरे ऐसा नंबर देखो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 70 के आसपास बन जाए, 70 के आसपास बन जाए। देखो 5 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 125 बनता है, अरे वो तो बहुत ही आगे हो गया। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 64 बनता है। तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आपका आंसर है। कुछ नहीं कैलकुलेट करना, कुछ नहीं, अपनी मर्जी से अप्रोक्स मान लो, 4 से थोड़ा सा। और क्यूब को जब नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो ना तो बहुत जल्दी से फास्ट फास्ट बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सीधा 4.5 ले लोगे, नहीं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 4.4.5। तो बहुत नजदीक ले लो, 4.2 तक ले लो। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके क्रॉस जल्दी जल्दी से चेक भी कर लो। ये लो चेक कर लेते हैं, 1764 इंटू 42 अगेन, ये कितना आ गया 70, अरे 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 अरे, 4 2 2 4, 2 4 8, 4 2 8, 4 4 16। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर में। 4.2 को आप 17.64 पहले आता है आपका, फिर इसको 4.2 से कर दो तो ये आपका 74 पॉइंट आ रहा है, 74.088। अरे ये तो बहुत आगे जा रहा है 4.2 भी, तो इसका मतलब और पीछे लेना पड़ेगा, टेक इट 4.1। तो इसका आंसर आ गया 4.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8। ये क्यूब रूट आ गया। ये आपको सिखाने के लिए बताया मैंने क्यूब रूट कैसे निकालने, एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हुआ है ये मैंने ए कैसे निकाला है। तो ए का वैल्यू हो गया 4.1 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8। क्यूब रूट बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ये ए आ गया। अब है ए आ गया, अब यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एन सी एल नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये भी हम कल टॉपिक कवर करेंगे। NaCl के बीच में डिस्टेंस तो मैंने अभी आपको बताया 2 इंटू एज लेंथ होता है, लेकिन CaCl के बीच में ऐसा नहीं होता 2 इंटू एज लेंथ, ये ऐसा नहीं होता।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि CHCl के बीच में और NaCl के बीच में क्या डिस्टेंस होता है। गेटिंग माय पॉइंट। फिलहाल के अभी याद रखो CHCl के बीच में डिस्टेंस होता है आपका √3a/2, ये डिस्टेंस होता है CS एंड Cl के बीच में। तो ये मैं कल ड्राइव कराऊंगा आपको फॉर आयनिक कंपाउंड्स के लिए। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड।